तुमने कभी नोटिस किया है, रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज चेक करते हो वो बैंक बैलेंस होती है। और सुबह उठकर जो पहला काम करते हो वो भी बैंक बैलेंस होती है। बीच में पूरी रात गुजरी, तुम सोए, सपने आए, शायद अच्छे शायद बुरे, लेकिन वो बैलेंस, वो जस का तस रहा। बल्कि शायद थोड़ा और कम हो गया, किसी ईएमआई ने काट लिया होगा रात के अंधेरे में। अब एक और तस्वीर देखो। एक बूढ़ा आदमी है, ओमाहा नेब्रास्का के एक सादे से घर में। रात को सोता है, कोई अलार्म नहीं, कोई टेंशन नहीं। और जब सुबह आंखें खुलती हैं तो उसके अकाउंट में करोड़ों डॉलर और आ चुके होते हैं। उसने सोते हुए कमाए, सपने देखते हुए कमाए, खर्राटे लेते हुए कमाए। ये इंसान वॉरेन बफेट है। और ये कोई जादू नहीं है, ये लक नहीं है। ये उस इंसान की जिंदगी का वो सिस्टम है जो उसने दशकों में एक एक ईंट रख कर बनाया है। आज की इस समरी में हम उसी सिस्टम को समझेंगे, उन 7 एसेट्स को जिन्होंने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाया और जो आज भी हर रात उनके सोते वक्त काम करती हैं। लेकिन इससे पहले एक बात, ये समरी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये उस सोच की है जो पैसे बनाती है, उस कैरेक्टर की है जो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, उस डिसिप्लिन की है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो अगर तुम सच में ये समझना चाहते हो कि जब दुनिया सोती है तब कुछ लोगों का पैसा जागता क्यों है, तो इस समरी को शुरू से आखिर तक सुनो। क्योंकि जो अगले कुछ घंटों में तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे किसी स्कूल ने नहीं सिखाया, और जो स्कूल नहीं सिखाता वही असल जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आता है। ये है बुक स्मेल, और ये है उस किताब की कहानी, वॉरेन बफेट्स 7 एसेट्स दैट मेक यू रिच व्हाइल यू स्लीप। वॉरेन बफेट, वो बच्चा जिसने 6 साल में बिजनेस सीखा। वॉरेन एडवर्ड बफेट। जन्म हुआ 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में। एक मिडिल क्लास घर, एक स्टॉक ब्रोकर पिता, एक शार्प माइंडेड माँ, और एक ऐसा बच्चा जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। जब दूसरे बच्चे कार्टून्स देख रहे थे, वॉरेन नंबर पढ़ रहा था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, वॉरेन बिजनेस कर रहा था। 6 साल की उम्र में उसने अपने ग्रैंडफादर की दुकान से च्यूइंग गम के पैकेट खरीदे 5 सेंट में, और घर घर जाकर 7 सेंट में बेचे, 2 सेंट का प्रॉफिट। लेकिन उस 2 सेंट में एक सोच थी जो आगे चलकर 130 बिलियन डॉलर बनने वाली थी। 11 साल की उम्र में उसने अपना पहला स्टॉक खरीदा, सिटी सर्विस के 3 शेयर्स, $38 प्रति शेयर। शेयर गिरा, घर में साइलेंस था। वॉरेन की सांसें थमी हुई थी। फिर थोड़ा उठा, $40 हुआ। वॉरेन ने बेच दिया, पूरे $6 का प्रॉफिट। और फिर वो शेयर पहुंचा $200 पर। उस दिन 11 साल के वॉरेन के अंदर कुछ टूटा और कुछ बना। जो टूटा वो था घबराहट, जो बना वो था एक ऐसा लेसन जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी याद रखा। पेशेंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन इन्वेस्टिंग, और इम्पेशेंस सबसे महंगी गलती। 13 साल की उम्र में वो न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ अखबार नहीं बांट रहे थे, वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने पूरे रूट का मैप बनाया, देखा किस घर में लोग जल्दी उठते हैं, कहाँ डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ मार्वल मशीन रखना प्रॉफिटेबल होगा। और उस साल उन्होंने अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल किया और बाइसिकल को बिजनेस एक्सपेंस की तरह क्लेम किया। एक 13 साल का बच्चा, बाइसिकल को बिजनेस एक्सपेंस। वो बच्चा आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, और उसकी सक्सेस के पीछे कोई जादू नहीं है, सिर्फ 7 एसेट्स हैं जिन्हें उसने जानबूझकर मेथोडिकली पूरी जिंदगी में बिल्ड किया। तो चलो एक एक एसेट को खोलते हैं। एसेट 1, खुद को एक बिजनेस की तरह सोचो। ये बात तुमसे डायरेक्टली कहनी है और थोड़ी तकलीफ होगी सुनकर। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम खुद को एक एम्प्लॉय की तरह सोचते हैं। हम अपना टाइम बेचते हैं, घंटों के बदले पैसे। सुबह 9 बजे से रात 6 बजे तक, और उन घंटों का एक फिक्स्ड प्राइस होता है, और जिस दिन वो घंटे बंद हुए उस दिन पैसे भी बंद। बीमार पड़ो, सैलरी रुकती है, छुट्टी लो, इनकम कम होती है, जॉब जाए, सब कुछ जाए। ये मॉडल फंडामेंटली ब्रोकन है, और वॉरेन बफेट ने ये 13 साल की उम्र में समझ लिया था
जब उन्होंने बाइसाइकिल को बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया। बफेट का पहला और सबसे जरूरी एसेट यह है खुद को एक बिजनेस की तरह सोचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे बिना भी वैल्यू क्रिएट करे। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी रेपुटेशन, ये सब एक ब्रांड की तरह बिल्ड होनी चाहिए। एक ऐसी मशीन जो तुम्हारे सोने के बाद भी चले। 25 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बनाई। उन्होंने अपने घर वालों और दोस्तों को बुलाया और कहा, मुझे अपने पैसे दो, मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। अगर मैं एक मिनिमम रिटर्न से ज्यादा कमाऊं तो उस एक्स्ट्रा का 25% मेरा। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट था $100, बाकियों का था $1,05,000। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जहां वैल्यू उनके नाम में थी, उनकी जजमेंट में थी, उनके ट्रैक रिकॉर्ड में थी। वो ब्रांड था बफेट का, और वो ब्रांड इतना स्ट्रांग था कि लोग अपना पैसा बिना सोचे उन्हें दे देते थे। यहां एक बात और है जो बफेट ने हमेशा की। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा ऑनेस्ट रखा। जब कुछ अच्छा होता बताते, जब कुछ गलत होता वो भी पब्लिकली बताते। ये ट्रांसपेरेंसी उनकी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। लोग उनके रिटर्न्स के लिए नहीं आते थे, वो उनके कैरेक्टर के लिए आते थे। अब तुम्हारी जिंदगी में ये कैसे अप्लाई होता है? एक सवाल पूछो खुद से, अगर तुम कल से काम करना बंद कर दो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे बिना भी वैल्यू जनरेट करे? कोई स्किल जो इतनी शार्प हो कि मार्केट तुम्हें ढूंढे, तुम मार्केट को नहीं? कोई रेपुटेशन जो इतनी स्ट्रांग हो कि अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आए? अगर जवाब नहीं है तो शुरुआत करो आज। पहचानो तुम्हारी वो एक चीज क्या है जो तुम सबसे अच्छी करते हो, और उसे इस तरह डेवलप करो, इस तरह प्रेजेंट करो, इस तरह रिफाइन करो कि दुनिया उसे नोटिस करे। क्योंकि जो बिजनेस माइंडसेट नहीं रखते वो हमेशा किसी और के बिजनेस के लिए काम करते रहते हैं, और जो बिजनेस माइंडसेट रखते हैं वो एक दिन खुद के लिए काम करवाते हैं। एसेट 2, नॉलेज का कंपाउंडिंग। एक बार एक जर्नलिस्ट ने वॉरेन बफेट से पूछा, आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? बफेट ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं रोज 500 पेजेस पढ़ता हूं। जर्नलिस्ट ने सोचा, यह तो बहुत सिंपल जवाब है, लेकिन बफेट ने आगे कहा, नॉलेज ठीक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास होगी उतनी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन इसकी शुरुआत करनी पड़ती है और करते रहना पड़ता है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। हाँ, 80%। न्यूज़पेपर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी फाइलिंग्स, इंडस्ट्री स्टडीज, हिस्ट्री, बायोग्राफी, सब कुछ। ये हैबिट उनकी नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी है। जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने ओमाहा की पब्लिक लाइब्रेरी में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हर किताब पढ़ डाली, सब एक एक। और जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो उन्होंने वहां बेंजामिन ग्राहम को ढूंढा, वो प्रोफेसर जिनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन्होंने 19 साल की उम्र में पढ़ी थी और जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी थी। ग्राहम की वो किताब, उसने बफेट को एक आइडिया दिया, मिस्टर मार्केट। मार्केट एक ऐसा आदमी है जो हर रोज तुम्हारे दरवाजे पर आता है और तुम्हें एक प्राइस ऑफर करता है, तुम्हारे शेयर्स खरीदने या बेचने की। कभी वो बहुत खुश होता है, बहुत हाई प्राइस ऑफर करता है। कभी वो डिप्रेस्ड होता है, बहुत लो प्राइस ऑफर करता है। तुम्हारा काम है उसके मूड पर रिएक्ट मत करो, उसकी इर्रेशनल बिहेवियर का फायदा उठाओ। ये एक आइडिया था, एक मेटाफर था, लेकिन इस एक आइडिया ने वॉरेन बफेट की पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी शेप की। अब यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, बफेट सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ते, वो सही चीजें पढ़ते हैं, और जो नहीं समझते वहां जाते ही नहीं। उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस थ्योरी यही कहता है, हर इंसान के पास एक दायरा होता है जिसके अंदर वो जेन्युइनली कुछ जानता है, जो जेन्युइनली उसे समझ आता है। उस दायरे के बाहर कदम रखो और तुम अंधेरे में हो, और अंधेरे में पैसे लगाना गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं। 1990 के दशक में जब .com बबल था, सब कह रहे थे इंटरनेट है, फ्यूचर है, इन्वेस्ट करो।
बफेट ने नहीं किया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ओल्ड मैन है, नहीं समझता। लेकिन जब बबल फूटा और लाखों लोगों के करोड़ों डूबे, तब बफेट ने बस यही कहा, आई इन्वेस्ट इन वॉट आई अंडरस्टैंड। और वो एक लाइन, वो उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल शील्ड था। तुम्हारे लिए यहां एक एक्सरसाइज है। आज रात सोने से पहले एक पेपर लो, उस पर एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर लिखो वो सब जो तुम जेन्युइनली जानते हो, जिसमें तुम्हें सच में एक्सपर्टीज है। और उस सर्कल के बाहर लिखो वो सब जो तुम सुना है या लगता है या सोशल मीडिया पर देखा। जब भी तुम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो, पहले चेक करो, क्या ये मेरे सर्कल के अंदर है? अगर हां, तो सोचो, अगर नहीं, तो पहले सीखो, फिर इन्वेस्ट करो। नॉलेज वो एकमात्र एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। मार्केट क्रैश हो सकता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर सकती है, गोल्ड फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो नॉलेज एक बार बस गई, वो कोई नहीं छीन सकता, और वो हर दिन कॉम्पाउंड होती रहती है। बफेट आज 93 साल के हैं और वो आज भी पढ़ते हैं रोज, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन पढ़ना बंद किया, उस दिन बढ़ना बंद हो जाएगा। एसेट 3, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में नहीं। अब यहां वो बात है जो ज्यादातर लोग गलत समझते हैं, और यही गलतफहमी उन्हें स्टॉक मार्केट में तबाह करती है। जब कोई इन्वेस्ट करने की बात करता है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है, एक स्क्रीन जिस पर नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, रेड ग्रीन, और एक इंसान जो नंबर्स को देखकर हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहा है। वॉरेन बफेट के लिए स्टॉक मार्केट वो नहीं है। वॉरेन बफेट के लिए स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां से वो बिजनेसेस खरीदते हैं। ये एक लाइन, ये पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को बदल देती है। जब बफेट कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वो ये नहीं सोचते ये शेयर अगले हफ्ते बढ़ेगा। वो सोचते हैं, क्या मैं इस पूरी कंपनी को 20 साल के लिए ओन करना चाहता हूं? क्या ये बिजनेस 2 दशकों बाद भी रेलेवेंट होगा? क्या इसका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी जरूरत हमेशा रहेगी? क्या ये कंपनी जेन्युइनली पैसे बना रही है, ना कि सिर्फ दिखा रही है? उनका फेमस रूल है, अगर यू आर्ट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। अगर तुम किसी कंपनी को 10 साल नहीं रख सकते, तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इमोशनल है। जब मार्केट गिरता है, हम डरते हैं। जब मार्केट चढ़ता है, हम ग्रीडी हो जाते हैं। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर में हम वो डिसीजंस लेते हैं जो हमें फाइनेंशियली हर्ट करते हैं। बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट किया था 1988 में। उस वक्त बहुत लोगों को लगा, ये तो पुरानी कंपनी है, मैच्योर्ड है, ग्रोथ कहाँ है? लेकिन बफेट ने देखा, दुनिया में अगले 50 सालों में भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, और सिर्फ कोका कोला नहीं, वो उस ब्रांड को पिएंगे, वो इमोशन को पिएंगे। कोका कोला का ब्रांड इतना डीप था कि एक नई कोल्ड ड्रिंक कंपनी उसे इजीली रिप्लेस नहीं कर सकती थी। बिजनेस था सिंपल, सिरप बनाओ, फ्रेंचाइज को बेचो, फ्रेंचाइज बॉटल करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। कंपनी को हर बॉटल पर बहुत कम इन्वेस्ट करना था और रिटर्न बहुत ज्यादा था। और आज उस एक इन्वेस्टमेंट से हर साल करीब $700 मिलियन का डिविडेंड आता है बर्कशायर हैथवे को। 700 मिलियन। और बफेट ने एक भी शेयर नहीं बेचा। सीज कैंडीज 1972 में खरीदी $25 मिलियन में। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा, ज्यादा पे किया, ये तो कैंडी कंपनी है। लेकिन बफेट ने देखा, सीज कैंडीज सिर्फ चॉकलेट नहीं बेचती, वो एक इमोशन बेचती है। वैलेंटाइंस डे पर, मदर्स डे पर लोग सीज कैंडीज की बॉक्स गिफ्ट करते हैं। उस बॉक्स में एक फीलिंग होती है, लव की, केयर की। और कोई कभी नहीं कहता इस साल चीप चॉकलेट्स लेंगे, क्योंकि ये गिफ्ट है और गिफ्ट पर प्राइस नहीं देखते। 25 मिलियन में खरीदी और आज तक बर्कशायर हैथवे को 2 बिलियन से ज्यादा प्री टैक्स अर्निंग्स दे चुकी है। एप्पल 2016 में इन्वेस्ट किया, लेकिन बफेट ने एप्पल को
टेक्नोलॉजी कंपनी की नज़र से नहीं देखा, उन्होंने उसे कंज्यूमर हैबिट की नज़र से देखा। आईफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। एक बार इसमें आ गए, मैसेजेस, आई क्लाउड, एयरपॉड्स, मैकबुक सब एक साथ काम करते हैं। निकलना पेनफुल है, यही मोट है। और आज एप्पल बर्कशायर की सबसे बड़ी सिंगल होल्डिंग है। यहां एक पैटर्न दिखता है। बफेट हमेशा उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो लोगों की हैबिट से जुड़ी हैं, जिनका ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि इजीली रिप्लेस नहीं होती, जिनका बिजनेस मॉडल सिंपल है और जेन्युइनली प्रॉफिटेबल है, और जिनके मैनेजमेंट पर भरोसा किया जा सकता है। ये इन्वेस्टर की तरह सोचना है, ना कि ट्रेडर की तरह। तुम्हारे लिए लेसन, अगली बार जब कोई कहे ये शेयर अगले हफ्ते डबल होगा, तो रुको और खुद से पूछो, क्या ये कंपनी 10 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगी? क्या इसका बिजनेस मुझे जेन्युइनली समझ आता है? क्या इसमें कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो इसे कंपेटिटर्स से अलग करती है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो इन्वेस्ट करो और फिर स्क्रीन बंद करो। टाइम को काम करने दो। एसेट 4, टाइम का जादू और कंपाउंडिंग की पावर। एक बात सुनो ध्यान से, वॉरेन बफेट की नेटवर्थ का 99% हिस्सा उन्हें 50 साल की उम्र के बाद मिला। एक बार फिर 99% वेल्थ 50 साल के बाद। उन्होंने 11 साल में इन्वेस्टिंग शुरू की थी, यानी 39 साल तक उन्होंने काम किया, इन्वेस्ट किया, पेशेंस रखी, और उन 39 सालों की कंपाउंडिंग ने जो एवलांच बनाई, वो 50 के बाद दिखी। यही कंपाउंडिंग का जादू है। एंड आइंस्टाइन कॉल्ड इट द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। समझो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से। मान लो तुम आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो हर साल 15% की रेट से ग्रो करता है। 5 साल बाद करीब 20,000 रुपए, 10 साल बाद करीब 40,000 रुपए, 20 साल बाद करीब 1,60,000 रुपए, 30 साल बाद करीब 6,60,000 रुपए, 40 साल बाद करीब 26,70,000 रुपए। तुमने लगाए थे 10,000, 40 साल बाद बिना कुछ एक्स्ट्रा किए वो बन गए 26 लाख से ज्यादा। लेकिन नोटिस करो, पहले 10 साल में सिर्फ 30,000 का प्रॉफिट, लेकिन 30 से 40 साल के बीच करीब 20 लाख का प्रॉफिट। एक ही डिकेड में, क्योंकि उस तक आते आते बेस इतनी बड़ी हो गई थी कि 15% भी इनॉर्मस नंबर बन गया। यही कंपाउंडिंग है, स्लो स्टार्ट, एक्सप्लोसिव फिनिश। लेकिन इस जादू के लिए एक चीज एब्सोल्युटली जरूरी है, पेशेंस। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट्स 50% तक गिर गए। पैनिक था, न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे मार्केट क्रैश, लोग सेल कर रहे थे, कोई होल्ड नहीं करना चाहता था, हर कोई निकलना चाहता था। वॉरेन बफेट ने क्या किया? उन्होंने और खरीदा, गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किया, जनरल इलेक्ट्रिक में। एंड इन एन ओपैड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने लिखा, बाय अमेरिका आई एम। वो कह रहे थे जब सब डरे हुए हैं तभी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग 2008 से 2009 में घबरा कर बाहर निकल गए, उन्होंने क्या खोया? वो कंपाउंडिंग जो उनके पैसे करते अगले 10 सालों में। 2009 से 2019 के बीच इंडियन और ग्लोबल दोनों मार्केट्स 4 से 5 गुना बढ़े। जिन्होंने रोका वो मल्टीप्लाई हुए, जो निकल गए वो रोते रहे। बफेट का एक गोल्डन लाइन है जो हर इन्वेस्टर को टैटू करा लेनी चाहिए। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सब लालच में हो, डरो। जब सब डरे हों, खरीदो। लेकिन ये करना आसान नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। हम नेचुरली हर्ड एनिमल्स हैं। जब सब दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते हैं। जब सब रुकते हैं, हम भी रुकते हैं। वॉरेन बफेट उस मोल्ड से बाहर निकले और इसीलिए वो वहां है जहां हैं। तुम्हारे लिए एक एक्शन, आज अभी चेक करो कि तुमने इन्वेस्टिंग शुरू की है या नहीं। अगर नहीं, तो ये समरी खत्म होने के बाद पहला काम यही करना है, SIP शुरू करो। 500 रुपए से
1000 से, जो भी अफोर्ड हो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि हर दिन जो डिले होता है वो कंपाउंडिंग का एक दिन कम होता है और वो दिन कभी वापस नहीं आता। एसेट 5, मोट बनाओ, अपने बिजनेस का अभेद्य किला, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो तुम्हें इररिप्लेसेबल बनाए। वॉरेन बफेट एक वर्ड यूज करते हैं जो बहुत पोएटिक है, जो बहुत विजुअल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड है मोट। मोट यानी पुराने जमाने के किलों के चारों तरफ खुदी वो गहरी खाई। राजा अंदर है, सेफ है, दुश्मन बाहर है, चाहे कितनी भी कोशिश करे घुस नहीं सकता। उस खाई को पार करना उसके बस का नहीं। बिजनेस में मोट का मतलब है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो तुम्हारी कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, वो ऐसी स्ट्रेंथ जो कॉम्पिटिटर्स को तुम तक पहुंचने से रोकती है, जो तुम्हें मार्केट में एक यूनिक अनरिप्लेसेबल पोजीशन देती है। और वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी कंडीशन है वो सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास एक वाइड ड्यूरेबल मोट है। वो कहते हैं, इन बिजनेस आई लुक फॉर इकोनॉमिक कैसल्स प्रोटेक्टेड बाय अनब्रेचेबल मोट्स। मोट के कई रूप होते हैं और इन्हें समझना जरूरी है। पहला, ब्रांड मोट। ये सबसे पावरफुल मोट है। कोका कोला का नाम सुनो, एक इमेज बनती है, एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग डेकेड्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मार्केटिंग में, बिलियंस ऑफ पॉजिटिव मेमोरीज में बनी है। एक नई कोल्ड ड्रिंक कंपनी आए, कितनी भी अच्छी हो, वो उस इमोशनल कनेक्शन को ईजिली रिप्लेस नहीं कर सकती। लोग कोका कोला पीते हैं, एक ब्रांड पीते हैं, एक आइडेंटिटी पीते हैं। दूसरा, कॉस्ट मोट। जब किसी कंपनी का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट बाकियों से बहुत कम हो जाती है, तो वो कॉस्ट एडवांटेज एक अभेद्य खाई बन जाती है। गाइको इंश्योरेंस, जो बर्कशायर की सब्सिडियरी है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचती है, एजेंट्स के बिना। कम ओवरहेड, कम प्रीमियम, ज्यादा कस्टमर्स। और ज्यादा कस्टमर्स का मतलब और कम कॉस्ट। ये साइकिल खुद को रीइंफोर्स करती है। तीसरा, स्विचिंग कॉस्ट मोट। कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद छोड़ना बहुत पेनफुल हो जाता है। तुम्हारा सारा डेटा एक सिस्टम में है, सारे वर्क फ्लोज उसी पर बेस्ड हैं, सारे एम्प्लॉयज उसी पर ट्रेंड हैं। स्विच करने का कॉस्ट, मॉनिटरी और इमोशनल, दोनों बहुत हाई होता है। यही स्विचिंग कॉस्ट मोट है। चौथा, नेटवर्क इफेक्ट मोट। जितने ज्यादा लोग यूज करते हैं उतना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। फोन का सोचो, पहले फोन का क्या फायदा था जब किसी के पास फोन नहीं था। जितने ज्यादा लोगों ने फोन लिया उतना ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। आज व्हाट्सएप इसलिए छोड़ना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स वहां हैं। पांचवा, रेगुलेटरी मोट। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट की स्पेशल लाइसेंस चाहिए। बैंकिंग, टेलीकॉम, यूटिलिटीज। ये लाइसेंसेस खुद एक मोट बन जाती हैं, नए कॉम्पिटिटर्स को बाहर रखती हैं। बफेट हमेशा पूछते हैं, अगर मेरे पास अनलिमिटेड कैपिटल हो और मैं इस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं, बहुत मुश्किल होगा, तो उस कंपनी के पास एक रियल मोट है। अगर जवाब हां, आसानी से, तो वो कंपनी वल्नरेबल है। कोका कोला को डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल है। बफेट ने एक बार कहा था, अगर कोई मुझे कहे कि $1 बिलियन दो और कोका कोला को बर्बाद करो, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब ये तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारी खुद की करियर और लाइफ के लिए भी है। तुम्हारा अपना मोट क्या है? वो कौन सी स्किल है जो तुम्हारे पास है जो इजीली रिप्लेस नहीं होती? वो कौन सी नॉलेज है जिसे बिल्ड करने में तुमने सालों लगाए हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है? वो कौन सा यूनिक पर्सपेक्टिव है जो तुम्हें बाकियों से अलग करता है? जो लोग एवरेज हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, एआई से, ऑटोमेशन से, चीपर ऑल्टरनेटिव से। लेकिन जिनके पास एक जेन्युइन मोट है, एक यूनिक स्किल, एक डीप एक्सपर्टाइज, एक इरिप्लेसेबल पर्सपेक्टिव, उन्हें दुनिया ऑटोमेटिकली वैल्यू देती है। अपना मोट आइडेंटिफाई करो, बिल्ड करो, प्रोटेक्ट करो और हर दिन उसे थोड़ा और वाइडर करते रहो।
एसेट 6, सही लोगों के साथ रहो। ये एसेट किताब में है, लेकिन हम इसे उतनी सीरियसली नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। इसे किसी स्प्रेडशीट में नहीं डाल सकते, इसे कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता। लेकिन वॉरेन बफेट इसे अपनी सक्सेस का एक बड़ा पिलर मानते हैं। वो कहते हैं, इट्स बेटर टू हैंग आउट विथ पीपल बेटर देन यू। पिक आउट एसोसिएट्स हुज बिहेवियर इज बेटर देन योर्स एंड यू विल ड्रिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे बेहतर हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और धीरे धीरे तुम भी उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करोगे। वॉरेन बफेट की जिंदगी में ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा शेप किया। पहले बेंजामिन ग्राहम, वो प्रोफेसर जिन्होंने बफेट को वैल्यू इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन दी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाला आदमी। ग्राहम ने बफेट को यह सिखाया, मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू 2 अलग चीजें हैं। मार्केट प्राइस वो है जो स्क्रीन पर दिखती है, इमोशन से ड्रिवन। इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो बिजनेस एक्चुअली वर्थ है, फंडामेंटल से ड्रिवन। अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो इन्वेस्ट करो। बस ये एक आइडिया था, लेकिन इस एक आइडिया ने वॉरेन बफेट को बिल्ड किया। बफेट ग्राहम के बारे में कहते हैं, आफ्टर गॉड ही हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। परमात्मा के बाद ग्राहम, ये छोटी बात नहीं है। दूसरे चार्ली मंगर, बिजनेस पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, इंटेलेक्चुअल स्पारिंग पार्टनर, 60 साल से ज्यादा की फ्रेंडशिप। मंगर ने बफेट को एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट दी। पहले बफेट ग्राहम की टीचिंग फॉलो करते थे, चीप बिजनेसेस खरीदो चाहे वो मीडियोकर हों। मंगर ने कहा, वॉरेन ये गलत है। एक मीडियोकर बिजनेस चीप प्राइस पर भी मीडियोकर ही रहेगा, लेकिन एक वंडरफुल बिजनेस फेयर प्राइस पर वो समय के साथ तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देगा। इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। ये एक लाइन इसने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग को एक कंप्लीटली न्यू डायमेंशन दी, और इसी शिफ्ट की वजह से कोका कोला, सीज कैंडीज, एप्पल, ये इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल हुई। तीसरे टॉम मर्फी, ब्रॉडकास्टिंग लेजेंड, कैपिटल सिटीज ABC के चेयरमैन। बफेट ने उनके बारे में कहा, द बेस्ट बिजनेस मैनेजर आई हैव एवर मेट। मर्फी ने बफेट को यह सिखाया कि एक ग्रेट मैनेजर क्या करता है। वो एसेट्स एलोकेट करता है वाइजली, वो डिसेंट्रलाइज करता है ऑपरेशंस को, वो लोगों पर ट्रस्ट करता है। और बफेट ने यही फिलॉसफी अपनी बर्कशायर हैथवे में अप्लाई की। सब्सिडियरीज को खरीदो, उनके CEOs को रन करने दो, माइक्रो मैनेज मत करो। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, बफेट ने ये रिलेशनशिप्स बाय एक्सीडेंट नहीं बनाई। उन्होंने डेलिब्रेटली ऐसे लोगों को सीक किया जो उनसे स्मार्टर थे, जिनसे वो सीख सकते थे, जिनका कैरेक्टर उनसे बेहतर था। और यहां तुम्हारे लिए एक ब्रूटल मिरर है। तुम्हारे सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? उनकी एवरेज थिंकिंग क्या है? उनकी एवरेज एम्बिशन क्या है? उनकी एवरेज इनकम क्या है? रिसर्च बार बार यही कहती है, तुम उन 5 लोगों की एवरेज हो। ये क्रूअल लगता है, लेकिन ये ट्रुथ है। अगर तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो नेगेटिविटी में रहते हैं, जो कहते हैं ये नहीं होगा, तो एक दिन तुम भी वही कहने लगोगे। एंड इफ योर सर्कल इज फुल ऑफ पीपल हु आर ग्रोइंग, लर्निंग, बिल्डिंग, तो तुम भी उस एनर्जी में खिंचोगे। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये फिजिक्स है। एनर्जी ट्रांसफर करती है। और अगर तुम्हारे करंट सर्कल में ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबें पढ़ो। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, बेंजामिन ग्राहम, नसीम तालिब, मॉर्गन हाउसल, इन सब के साथ तुम वर्चुअली टाइम बिता सकते हो। उनकी किताबों में उनकी सोच है, और वो सोच जब तुम्हारे दिमाग में एंटर करती है तो तुम्हें भी उसी डायरेक्शन में शेप करने लगती है। सही लोगों का चुनाव करना ये सबसे महंगा और सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है। एसेट 7, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट, वो एसेट जो कंपाउंड होती है। और अब 7वां एसेट, जो सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे पहले होना चाहिए था, वो एसेट जो किसी बैलेंस शीट पर नहीं दिखती,
जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होती, जिसे कोई ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन जो वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी वेल्थ है, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट। वॉरेन बफेट का नाम सुनते ही मार्केट की डायरेक्शन बदल जाती है। उनका एक स्टेटमेंट किसी कंपनी की वैल्यू को ओवरनाइट अफेक्ट कर सकता है। 2008 में जब उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किया, गोल्डमैन की वैल्यू तुरंत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मार्केट ने सोचा अगर बफेट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर कुछ सॉलिड है। ये सिर्फ उनकी नॉलेज की पावर नहीं है, ये उनके ट्रस्ट की पावर है। 70+ साल में एक एक डिसीजन से बिल्ड हुए उस ट्रस्ट की पावर है। बफेट का एक फेमस कोट है जो सुनने में सिंपल है, लेकिन इसमें पूरी फिलॉसफी है। इट टेक्स 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently. रेप्यूटेशन बनाने में 20 साल, बर्बाद होने में 5 मिनट। ये सोचकर चलो और तुम्हारे हर डिसीजन का वेट बदल जाएगा। बफेट की शेयर होल्डर्स को हर साल एक लेटर आती है जिसे बर्कशायर हैथवे एनुअल लेटर कहते हैं। ये लेटर इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ओपनली लिखते हैं, क्या काम किया, क्या नहीं और क्यों। और जब कुछ नहीं काम किया, वो भी लिखते हैं ओपनली, विदाउट हाइडिंग, विदाउट कॉर्पोरेट जार्गन, विदाउट एक्सक्यूज। 1989 की लेटर में उन्होंने लिखा, मैंने बर्कशायर हैथवे के टेक्सटाइल बिजनेस को बहुत लंबे समय तक रखा। ये मेरी गलती थी, मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था। वो एक आदमी जो 130 बिलियन के इन्वेस्टर हैं, पब्लिकली अपनी मिस्टेक एडमिट कर रहे हैं। और इस ऑनेस्टी ने, इस वल्नरेबिलिटी ने उनका ट्रस्ट बढ़ाया, कम नहीं किया। 1991 में सैलमन ब्रदर्स स्कैंडल। बफेट सैलमन के बोर्ड में थे। एक एम्प्लॉय ने यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में इल्लीगल बिडिंग की। स्कैंडल बड़ा था, कंपनी डूबने की कगार पर थी। गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी। बफेट को इमरजेंसी टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया। वो वॉशिंगटन गए, कांग्रेस के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा, लूज मनी फॉर द फर्म एंड आई विल बी अंडरस्टैंडिंग, लूज अ श्रेड ऑफ रेप्यूटेशन फॉर द फर्म एंड आई विल बी रूथलेस। कंपनी के लिए पैसा गंवाओ, मैं समझूंगा, रेप्यूटेशन गंवाओ, मैं रूथलेस हो जाऊंगा। ये स्टेटमेंट आज भी बिजनेस एथिक्स की किताबों में पढ़ाई जाती है। और उस एक स्टेटमेंट ने, उस क्लैरिटी ने, उस फर्मनेस ने सैलमन को बचाया। बफेट अपनी ऑफिस में एक मेंटल टेस्ट हमेशा अप्लाई करते हैं, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज टेस्ट। हर डिसीजन से पहले पूछते हैं, अगर ये कल मॉर्निंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर हो तो क्या मैं कंफर्टेबल होऊंगा? अगर हाँ, करो, अगर नहीं, मत करो। ये एक सिंपल टेस्ट है, लेकिन इसने बफेट को कभी रॉन्ग नहीं किया। इंटेग्रिटी का फाइनेंशियल रिटर्न क्या है, नंबर्स में बताना मुश्किल है, लेकिन वॉरेन बफेट की जिंदगी ये प्रूव करती है, जो कंसिस्टेंटली ऑनेस्ट रहते हैं, जो कंसिस्टेंटली ट्रस्टवर्दी रहते हैं, उन्हें टाइम अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है, डील्स आती हैं, पार्टनरशिप्स बनती हैं, पीपल ट्रस्ट देम विद देयर मनी, देयर बिजनेस, देयर लाइफ। और जो शॉर्टकट्स लेते हैं, जो नंबर्स को क्रिएटिवली प्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, वो शॉर्ट टर्म में जीत सकते हैं, बट द लॉन्ग आर्क ऑफ हिस्ट्री बेंड्स टुवर्ड ऑनेस्टी। दुनिया अल्टीमेटली ऑनेस्ट लोगों को रिवॉर्ड करती है। आज से हर डिसीजन में, हर इंटरेक्शन में, हर प्रॉमिस में एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये उस इंसान की तरह है जो मैं बनना चाहता हूं? इंटेग्रिटी एक चॉइस है जो तुम हर मिनट में करते हो, हर ईमेल में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर कमिटमेंट में जो तुम रखते हो या तोड़ते हो। एंड इट कंपाउंड्स जस्ट लाइक मनी। इस पूरी किताब को एक जगह लाएं तो ये नजर आता है, वॉरेन बफेट ने कोई जादू नहीं किया, उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था, उन्होंने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये किया, उन्होंने 7 एसेट्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हें पूरी जिंदगी, हर सिंगल डे कंपाउंड होने दिया। पहला एसेट, बिजनेस माइंडसेट। खुद को एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह सोचो। अपनी वैल्यू बिल्ड करो, अपना ब्रांड बनाओ,
एक ऐसी मशीन बनाओ जो तुम्हारे बिना भी वैल्यू क्रिएट करे। दूसरा एसेट, नॉलेज कंपाउंडिंग। रोज पढ़ो, सही चीजें पढ़ो, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को जानो और उस सर्कल से बाहर जाने से पहले पहले उस सर्कल को एक्सपैंड करो। तीसरा एसेट, बिजनेस ओनरशिप माइंडसेट। स्टॉक्स को प्राइस की तरह मत देखो, बिजनेसेस की तरह देखो, ओनर की तरह सोचो। और 10 साल से कम की टाइम होराइजन वाली कोई इन्वेस्टमेंट मत करो। चौथा एसेट, टाइम और कंपाउंडिंग। आज शुरू करो, कल नहीं, आज। और फिर रुको, मार्केट गिरे, रहने दो, घबराओ मत। कंपाउंडिंग को उसका काम करने दो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीच में मत तोड़ो। पांचवा एसेट, मोट। अपनी लाइफ में और अपने इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी चीजें ढूंढो जिनके पास एक अनब्रीचेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है, जो इजीली रिप्लेस नहीं हो सकती, जो टाइम के साथ और स्ट्रॉन्गर होती है। छठा एसेट, सही लोग। अपना सर्कल डेलिबरेटली चूज करो। ऐसे लोगों के पास जाओ जो तुमसे बेटर है, जो तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हें ग्रो करें। सातवां एसेट, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट। इसे किसी भी प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये वो एकमात्र एसेट है जो अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो वापस नहीं आती। एंड इफ यू प्रोटेक्ट इट, ये तुम्हें हर चीज देती है। अब एक आखिरी बात, वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। वो मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट खाते हैं, चेरी कोक पीते हैं, कोई यॉट नहीं, कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं। वो ओमाहा में रहते हैं, वहीं जहां वो बचपन में थे। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट के लिए पैसा कभी गोल नहीं था, ये एक गेम था, एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज, एक ऐसी पजल जो रोज नई हो जाती है। और उनकी असली खुशी उस पजल को सॉल्व करने में है, उसके रिजल्ट्स को स्पेंड करने में नहीं। उन्होंने अपनी 99% से ज्यादा वेल्थ चैरिटी को डोनेट करने का प्रॉमिस किया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को, क्योंकि उन्हें लगता है वो वेल्थ सोसाइटी ने दी है, उसे सोसाइटी को वापस जाना चाहिए। और यही वो आखिरी लेसन है जो ये किताब देती है। सच्ची वेल्थ वो नहीं जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, सच्ची वेल्थ वो है जो तुम्हें फ्रीडम देती है, टाइम की फ्रीडम, चॉइसेस की फ्रीडम। और उस फ्रीडम का जो तुम करते हो वो डिफाइन करता है तुम्हें। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। उन्हें पता था 6 साल की उम्र में, और उस नोइंग ने, उस क्लैरिटी ने उनकी पूरी जिंदगी गाइड की, हर डिसीजन, हर इन्वेस्टमेंट, हर रिलेशनशिप। तुम्हारे लिए एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब सच में सोचना। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो? अगर हां, तो ये समरी तुम्हारे लिए एक रोड मैप है। अगर नहीं, तो ये समरी तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वॉरेन बफेट ओमाहा में पैदा हुए थे। तुम चाहे कहीं भी पैदा हुए हो, पर्पस, पेशेंस और इंटेग्रिटी, ये तीनों तुम्हारे पास भी हो सकती है। बस शुरुआत करनी पड़ती है, और वो शुरुआत आज है, इस मोमेंट में। बुक्समेल पर आज वॉरेन बफेट की ये जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी जर्नी अभी शुरू होती है। अगर इस समरी ने तुम्हें कुछ दिया, एक थॉट, एक आइडिया, एक शिफ्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये वीडियो उस एक इंसान को शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि नॉलेज जब शेयर होती है तो वो कंपाउंड होती है। बुक्समेल, जहां किताबें बोलती हैं।